हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित की गई सभी एग्ज़ाम में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को। हमने यहाँ जनवरी से जून तक के एग्ज़ाम लिए हैं, साथ ही साथ जुलाई के भी सभी एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, ताकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है सीईटी के एग्ज़ाम अपकमिंग है और सबसे मेन एग्ज़ाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जिसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से, जहां पूछा गया है विच डिस्क इज मेड अप ऑफ ए सर्कुलर थिन प्लास्टिक जैकेट कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर सवाल काफ़ी सिंपल है, बट लैंग्वेज थोड़ी टफ कर दी गई है ताकि एस्पिरेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत हो। हम यहाँ इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी डिस्क है जिसे गोलाकार आकार में बनाया जाता है प्लास्टिक की थिन जैकेट से, जिस पर कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन देखकर आप समझ गए होंगे ये एक स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। इसका मैन्युफैक्चरिंग इसी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। सिंपल क्वेश्चन है, जहां पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके लिए राइट आंसर है प्लॉटर्स, यानी ऑप्शन बी। ये बड़े प्रिंटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल लार्ज साइज की इमेजेस को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ हमें ऑप्शंस में बहुत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें सभी स्टेटमेंट्स रीड करने हैं। वीडियो पॉज करके आप ये रीड कर सकते हैं। वीडियो में इसे रीड इसलिए नहीं किया जाता ताकि समय बचाया जा सके और एस्पिरेंट्स काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाएँ। होपफुली आपने सभी स्टेटमेंट्स रीड कर लिए गए होंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कर्नेल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। कहा गया है कर्नेल जो होता है वो वेरियस मॉड्यूल से मिलकर बना होता है, जिसे कि रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर लोड नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आइए समझते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे पिछले सवाल में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे सबका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, साथ ही साथ कर्नेल के बारे में भी बताया गया है। मैं उन व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हर सवाल के साथ में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हमने कुछ इंसाइट्स पुट किए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी रहे। जिन एस्पिरेंट्स को समझना है वो वीडियो पॉज करके यहाँ रीड कर सकते हैं, एल्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो के फ्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन टास्क पेन इन एमएस पावर पॉइंट 2024। एमएस पावर पॉइंट 2024 के टास्क पेन में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ये सवाल में पूछा गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी स्मार्ट लुकअप। जिन लोगों को टास्क पेन के बारे में नहीं पता है वो इस सवाल का जवाब शायद ही दे पाएंगे, इसलिए आप टास्क पेन से के बारे में पहले समझें, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। स्मार्ट लुकअप वो ऑप्शन है जो हमें किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट में, यानी जैसे कि पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एटीसी में ये फैसिलिटी देता है कि हम वहाँ पर अगर किसी भी वर्ड या टर्म या इमेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करके हम टास्क पेन में जाके इसके बारे में इंसाइट्स ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक टर्म यहाँ पर सेलेक्ट की गई है, मार्केट एनालिसिस, तो उसके बारे में इंसाइट्स यहाँ पर टास्क पेन में अवेलेबल है। ये टास्क पेन ऑपरेट किया जाता है बिंग सर्च इंजन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रिप्लेस कमांड इन एमएस वर्ड। यहाँ क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में थोड़ा इशू है। क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस वर्ड में रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। जिन भी व्यूअर्स का आंसर यहाँ ऑप्शन ए है वो गलत है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+H। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग भी रहता है ये, और ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है व्यूअर्स के लिए, जब जो रॉन्ग ऑप्शन है वो सबसे टॉप पर दिया जाए तो एक हरीनेस रहती है वहाँ पर। एस्पिरेंट जो है एग्जाम हॉल में सबसे पहला ऑप्शन देखकर वहीं टिक कर देता है, तो आप इसके डिफरेंस को यहाँ समझ सकते हैं और अपने माइंड में भी रखें, ताकि इस तरह के सवालों का गलत जवाब देने से आप बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। हमें यहाँ ऑप्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सभी वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। अब इसका आंसर करना ऐसे भी ईजी हो सकता है कि बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं मार्केट प्लेस पर, तो सभी का नाम याद रखना आप ये कह सकते हैं कि ईजी नहीं है, या हम ये मान सकते हैं कॉमन नहीं है कि सभी को सभी वेब ब्राउज़र के नाम याद हों। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी इस तरह के सवालों का जवाब दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज टिपिकली हैंडल्ड बाय द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। सवाल में पूछा गया है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स यानी फंक्शन दिए गए हैं ऑप्शंस में, और पूछा गया है इसमें से ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो CPU का एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसका कार्य मेनली होता है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, परफॉर्मिंग बाइनरी ऑपरेशन। ALU का मेन वर्क यही होता है कि जो भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, ALU द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड स्पेशली डिजाइन टू प्रिंट वेक्टर ग्राफिक्स। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है
जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट भी है, साथ ही साथ उसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है केवल वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी यानी कि प्लॉटर। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल किस हद तक चला गया है। जहाँ पहले नॉर्मली आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के टाइप्स, इनके बारे में पूछा जाता था, अब यहाँ पर ग्राफिक्स से रिलेटेड यानी जो लेवल है प्रिंटिंग का, उसमें भी काफ़ी डीप रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो चले गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफिक्स दो टाइप के होते हैं, रेस्टर एंड वेक्टर। रेस्टर वर्क करता है पिक्सल पर, और जो वेक्टर होते हैं वो मैथमेटिकली ड्रिवन फार्मूला से एक पाथ डिसाइड किया जाता है, उस पाथ के अकॉर्डिंग जो इमेजेस हैं वो डिज़ाइन होती हैं। तो इसके लिए जो लार्ज साइज़ की इमेजेस होती हैं उनमें जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी आती है वेक्टर ग्राफिक्स में, और उसका इस्तेमाल किया जाता है प्लॉटर पर प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर आप डिफरेंस दोनों का समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन में, और हमें बताना है कि इनमें से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड एएलयू का एक क्वेश्चन देखा है, तो अभी आंसर करना ईजी है, बट सेपरेटली एग्जाम हॉल में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमें पता है ये एएलयू का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑटोफिल फीचर इन एक्सेल। सवाल में पूछा गया है एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का क्या रोल होता है, ये हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। फिर से रिक्वेस्ट है आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू क्रिएट ए लॉजिकल सीरीज ऑफ वैल्यूज़ और लेबल्स ऑटोमेटिकली। यानी कि किसी भी सेल्स में कोई डेटा अवेलेबल है तो उसी सीरीज़ में वो लॉजिकल भी होना चाहिए, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सीरीज़ में भी होनी चाहिए, तो फिर इसे ऑटोफिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आप 2 की टेबल लिख रहे हैं, तो अगर आप 2 या 3 सेल में 2 की टेबल की वैल्यू रख देते हैं तो लॉजिकली आप उसे ऑटोफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे यस नो ट्रू फॉल्स का एक सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस को ऑटोफिल किया जा सकता है सेलेक्टेड रेंज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट 2000 द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का, वो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें। आईटी एक्ट अगर आपके सिलेबस में है तो वो ज़रूर अच्छे से याद करके जाएं, उससे क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होंगे। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज। स्टोर करना और मैनेज करना डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज को, ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का कार्य नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं आईटी एक्ट के चैप्टर 6 में सेक्शन 18 के अंदर फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ असर्शन और रीज़न दिया गया है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसे हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके हिंदी में समझते हैं। असर्शन में कहा गया है कि जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का एम होता है, उनका एम रहता है कि जो सामान्य आदमी है उनको उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर सर्विसेज और सुविधाएं प्रदान करना। और रीज़न में दिया गया है कि जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट होते हैं उनका मेन फोकस होता है आईटी अवेयरनेस बढ़ाना, आईटी जो पेनिट्रेशन है यानी कि उसकी जो रीच है उसको इम्प्रूव करना। किस तरह से? उसी तरह से जिस तरह से लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है, या जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मराठी है तो मराठी के अंदर फैसिलिटेट करना, राजस्थानी है तो राजस्थानी में करना, तो ये रीज़न में दिया गया है। अब हमें इसके बेस पर कंक्लूजन निकालना है और राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, असर्शन भी सही है और इसके लिए दिया गया रीज़न भी इसको जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स वेयर इन 1024 TB इज इक्वल टू। सवाल में कहा गया है कि कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जहां पर 1024 TB किसके बराबर होता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1 पेटाबाइट के इक्वलेंट होता है 1024 TB। आप ये टेबल एकदम अच्छे से रिवाइज करके जाएं, और ये माइंड में आपके हमेशा होनी चाहिए ये टेबल, तभी आप इस तरह के सवालों को क्विकली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक असर्शन है जिसमें कहा गया है फिशिंग इज अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट दैट लुक ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर टू फ्रॉडलेंटली कलेक्ट सेंसिटिव डिटेल्स। यानी फिशिंग एक वैसी इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी है जिसके अंदर फेक वेबसाइट बना दी जाती हैं जो कि एकदम वैसी लगती हैं जैसे कि रियल वेबसाइट हो, और वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि यूज़र से जो इलीगल तरीके से या एक धोखेबाजी के तरीके से उससे उसकी डिटेल ले ली जाए। जैसे IRCTC की कोई फेक वेबसाइट क्रिएट कर दी जाए फिशिंग के लिए, तो वहाँ पर आप अपनी जो भी डिटेल डालेंगे वो जिसने भी वेबसाइट बनाई है फेक, उसके पास वो सारा डेटा जो है वो चला जाएगा। और रीज़न दिया गया है द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज थ्रू ईमेल स्पूफिंग। यानी कि जो फिशिंग करने का मुख्य मेथड होता है, मेन मेथड होता है, वो होता है ईमेल स्पूफिंग। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि असर्शन सही है और रीज़न है वो भी करेक्ट है, बट इसको जस्टिफाई नहीं करता है। इस असर्शन को ये रीज़न जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि असर्शन में दिया गया है फिशिंग के बारे में और रीज़न में दिया गया है स्पूफिंग के बारे में। तो स्पूफिंग एक मेथड है, राइट है,
बट वो फिशिंग को कैसे जस्टिफाई करेगा कि फिशिंग कैसे की जाती है, वो इसको जस्टिफाई नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप यहाँ दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। इसको थोड़ा और रीच करने के लिए या समझने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ असर्शन में कहा गया है वाइड एरिया नेटवर्क स्पेंस ए सेगमेंट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसका फैलाव लगभग 1000 किलोमीटर तक का होता है। रीजन दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क डिस्कनेक्ट्स वेरियस लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। जो वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN होता है वो डिस्कनेक्ट कर देता है लोकल और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरियाज को। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। रीजन इनकरेक्ट इसलिए है कि WAN को अपनी रीच बढ़ाने के लिए लोकल नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करने की बजाय कनेक्ट करना पड़ता है। वो कनेक्ट करता है तभी वो उसकी रीच जो है वो इंक्रीज हो पाती है। आप यहाँ स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एटिक्वेट्स इंक्लूड। यहाँ पर हमें नेट एटिक्वेट्स दिए गए हैं 4 ऑप्शंस के अंदर। उन चारों ऑप्शंस को कंबाइन करके हमें यहाँ जो आंसरेबल ऑप्शंस हैं उनके अंदर देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है नेट एटिक्वेट्स के लिए। नेट एटिक्वेट्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं एक तहजीब या तमीज़ के तौर पे, कि जैसे हमें किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाना है तो वहाँ पे एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है। यहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ का एक तौर तरीका होता है। इसी तरह इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। तो वो कौन से हैं जिनका हमें फॉलो करना चाहिए या जिनको हमें अपनाना चाहिए। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन A, C, D, यानी कि अवॉइडिंग कॉपीराइट वायलेशन, साइबर बुलीज और साइबर ट्रोल्स। इन तीनों को हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन प्राइवेसी को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये बेसिक नीड है आपकी इंटरनेट यूज़ करने की। यहाँ पर आप सभी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जहाँ हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। कॉलम 1 में हमें मेलवेयर्स के बारे में बताया गया है और कॉलम 2 में उनसे रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हमें मैच करना है, जो कि रहेगा ऑप्शन बी। करेक्ट मैच आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिया गया है। कॉलम 1 में हमें दी गई हैं स्टोरेज कैपेसिटीज़ और कॉलम 2 में उसके रेस्पेक्टिव आप ये मान सकते हैं कि उनका जो सब पार्ट है वो दिया गया है कि कितने के इक्वल होती हैं। ये हमें मैच करना है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जैसा कि हमने कहा था कि पिछले क्वेश्चन में एक टेबल हमने देखी थी, उस टेबल को आप मेमोराइज करके रखें, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्विकली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कॉलम 1 में कुछ पोर्ट टाइप दिए गए हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं ये सभी पोर्ट, और कॉलम 2 में हमें कुछ कनेक्शन एसेसरीज दी गई हैं। तो हमें राइटली मैच करना है कि कॉलम 1 के पोर्ट में किस एसेसरी को कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। मैच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां असर्शन में कहा गया है मेलवेयर इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विथ योर एडिक्वेट कंसेंट। मेलवेयर वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस आप कहें कि वो ख़राब सॉफ्टवेयर या जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल किए गए होते हैं आपकी परमिशन लेने के बाद ही आपके कंप्यूटर में। और रीज़न में कहा गया है थ्रेट लाइक वायरस एंड ट्रोजन हो आर एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेयर। जो भी थ्रेट हैं जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, ये सभी मेलवेयर के एग्जाम्पल हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। आप यहाँ देख पाएंगे वायरस और ट्रोजन मेलवेयर के ही एग्जाम्पल हैं, बट मेलवेयर को आपके सिस्टम में आपकी अनुमति के साथ में इंस्टॉल नहीं किया जाता है, बिना आपकी अनुमति के इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इसलिए जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सर्च इंजन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पूछा गया है कि जो वेब सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल हो गया आपका, याहू सर्च इंजन हो गया आपका, तो ये किसकी हेल्प से या किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये वर्क करते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए स्पाइडर। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे स्पाइडर यानी मकड़ी का जाला होता है, ऐसे इंटरनेट, नेट भी मतलब एक जाल ही हो गया ना। तो इंटरनेट जो है वो एक जाल है, वहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए स्पाइडर को जाना पड़ता है। तो वो स्पाइडर प्रोग्राम जो है वो सर्च करता है और सर्च करके इंडेक्सिंग करके आपको शो करता है। जैसे आप MCQ एग्जाम मास्टर गूगल पे सर्च करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, पेज तो मल्टीपल ओपन होंगे, बट आपको फर्स्ट जो पेज दिखेगा उसमें टॉप रिजल्ट दिखेगा, वो मोस्ट रिलेवेंट दिखेगा। फिर जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे तो अनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या जो डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है वो सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर आर एग्जाम्पल ऑफ। सवाल में पूछा गया है गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं व्यूअर्स को, बट इस तरह के वीडियो बनाने का यही बेसिक मोटिव है, ताकि आप इन कन्फ्यूज़न को टाइम रहते क्लियर कर लें और एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएँ। इसके लिए सही जवाब रहेगा ये वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें कुछ भी सर्च करना है इंटरनेट पे तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली यूज वेब ब्राउज़र आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम भी आप याद करके जाएँ। इसके लिए आप जस्टिफिकेशन देख सकते हैं सभी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर। हमें यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये काफ़ी सिंपल
क्वेश्चन है जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए यानी कि ACD। बी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां कहा गया है असर्शन में 5G इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट ऑल द डिवाइसेस ऑफ फ्यूचर सच एज कनेक्टेड व्हीकल्स एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। असर्शन में कहा गया है कि 5G जो है वो, इससे उम्मीद की जाती है 5G से कि वो सभी फ्यूचर में आने वाली डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा, जैसे कि कनेक्टेड व्हीकल्स हो गए, आपके जो कार्स हैं वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड आती हैं। इसका एक एग्जांपल है MG ने आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट किया था, MG हेक्टर में। एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, जिन्हें जैसे कि आप मान सकते हैं कि आप अपना AC जो है किसी दूसरी लोकेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आप दिल्ली में है तो मुंबई से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। और रीजन दिया गया है 5G इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ डाटा ट्रांसफर इन MBPS विच इज मच फास्टर देन 4G। 5G से उम्मीद की जाती है कि वो डाटा ट्रांसफर अलाउ करेगा MBPS में, और ये जो MBPS की रेट है ये 4G से कहीं ज़्यादा अधिक है। तो इसके लिए हमें कंक्लूजन निकालना है और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए असर्शन इज करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ आर इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि 5G की स्पीड जो होती है वो GBPS में होती है, MBPS में नहीं होती। MBPS बहुत कम डाटा ट्रांसफर रेट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन द 8-pin कनेक्टर यूज्ड एक्सक्लूसिवली विथ इथरनेट केबल्स फॉर नेटवर्किंग इज टर्म्ड एज। यहाँ हमें उस कनेक्टर का नाम बताना है जिसमें 8 पिन्स होती हैं और जिसका इस्तेमाल स्पेसिफिकली इथरनेट केबल्स के लिए किया जाता है ताकि आप अपने सिस्टम को जो है नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएँ। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए RJ45। ऑप्शन में जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो वैसे भी किसी कनेक्टर के एग्जाम्पल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस तरह के कनेक्टर, RJ11 वगैरह होते हैं। आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक पीछे नहीं, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। कॉमनली यूज्ड वायर्ड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन आर। हमें यहाँ कुछ वायर्ड मीडिया के और अनवायर्ड मीडिया के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। आइडेंटिफाई करना है कौन से वाले वायर्ड हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो सफिक्स दिए गए हैं उसमें देख के हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल, तो केबल है वायर्ड रहेगा। वेव्स है वो वेव्स में ट्रांसफर करेंगी, ऑप्शन सी भी वेव्स का है। ऑप्शन डी जो है वो केबल का है, तो ऑप्शन ए एंड डी यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये सब वायर्ड मीडिया के हैं, बाकी दोनों जो हैं वो वेव्स में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, वो वायर्ड में नहीं आएंगी। यहाँ पर कॉलम 1 में हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं और कॉलम 2 के अंदर हमें उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो इसे हमें करेक्टली मैच करना है जो कि रहेगा ऑप्शन डी। करेक्ट मैच आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसे एक इसे आप एक व्यू दे सकते हैं या मेमोराइज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इन सबको याद करने की। ये अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। हमें पूछा गया है वेबसाइट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वेब पेजेस से मिलकर एक वेबसाइट का फॉर्मेशन होता है और वेब पेजेस के अंदर ही ये सारे ऑडियो वीडियो और पिक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें वही मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड टर्म्स दी गई हैं, 1 निब्बल किलोबाइट, और वहाँ पर हमें उसका बताना है कि कितने बिट्स से मिलके ये फॉर्म होती है। तो मैं फिर से रेफरेंस दूंगा उसी टेबल का जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखी थी, आप उसको अच्छे से याद करके ज़रूर जाएं। इसके लिए राइट मैच रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल एंड याहू आर एग्जाम्पल ऑफ। गूगल और याहू किसके एग्जाम्पल हैं? हमने पीछे क्वेश्चन में शायद देखा था, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड थे। हाँ, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वही एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। गूगल और याहू किसके एग्जाम्पल हैं, बट ऑप्शन यहाँ चेंज कर दिए गए हैं। वेब सर्वर के हैं, पोर्टल के हैं, वेब पेज के हैं या वेब कंसोर्टियम के हैं। यहाँ हिंदी में जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि एग्जाम में भी इसी तरह से हिंदी का ट्रांसलेशन दिया गया था। किसी को अगर लगता हो कि कंप्यूटर हिंदी में पढ़ना चाहिए तो वो अपने 1-2 मार्क्स तो वैसे ही कम करके जा रहा है। आपको कंप्यूटर हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका जो डिज़ाइन फॉर्मेशन जो सब कुछ हुआ है वो इंग्लिश में ही हुआ है। जैसे अगर आपको गीता पढ़नी है या आपको कोई अपने ग्रंथ पढ़ने हैं तो वो जिस लैंग्वेज में हुए थे, जैसे कि हम मान लें कि संस्कृत में हुए थे, तो उनका मोस्ट इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप उन्हें संस्कृत में ही पढ़ें। अगर आप किसी श्लोक को आप कन्वर्ट करें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो फील और वो एक्सेप्टेंस आपकी कभी नहीं आएगी। उसी श्लोक को अगर आप ओरिजिनल या संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो सेम चीज़ इसके साथ भी है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो आप कह सकते हैं जो जनरेशन्स आई हैं वो सारी इंग्लिश कंट्रीज से ही आई हैं, तो इसे इंग्लिश में पढ़ना ही ईजी रहेगा। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ये वेब पोर्टल के एग्जाम्पल हैं। आप इसके लिए जस्टिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ सर्वर और पेजेस और कंसोर्टियम के बारे में बताया है और एक वेब पोर्टल क्या होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ असर्शन में कहा गया है RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर्स दैट द रिस्पॉन्सिव टाइम इज़ फिक्स्ड। RTOS में ये है फिक्स किया जाता है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है सिस्टम का वो फिक्स हो, और रीजन में दिया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा नीड्स टू प्रोसेस्ड क्विकली। जहाँ डेटा को बहुत
क्विकली प्रोसेस या बहुत जल्दी प्रोसेस करना होता है, वहाँ पर RTOS का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रीज़न में दिया गया है। अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, इसीलिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में कहा गया है लोकल एरिया नेटवर्क आर प्राइवेट नेटवर्क एंड कैन स्पैन ए रेडियस ऑफ अप टू 1 किलोमीटर। जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं और उनका जो रेडियस है, मतलब जो उनका फैलाव है, वो 1 किलोमीटर तक हो सकता है। रीज़न में दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑपरेट एट ए स्पीड इन द रेंज ऑफ 7 Mbps टू 70 Mbps। लोकल एरिया जो नेटवर्क हैं उनका जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो 7 Mbps से 70 Mbps होती है। अब यहाँ पर हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि रहेगा ऑप्शन सी। असर्शन करेक्ट है पर रीज़न गलत है। रीज़न में जो स्पीड दिया गया है वो इनकरेक्ट है। ओल्ड टाइम्स पे ऐसा हो सकता है, बट करंटली 100 Mbps के आसपास या उससे ऊपर ही लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल पब्लिक लाइसेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज लाइक। यहाँ पूछा गया है जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी GPU अलग होते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं फ्रीवेयर ऑप्शंस के, सॉरी सॉफ्टवेयर के, जो कि हमें आइडेंटिफाई करके राइट आंसर में मैच करने हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी, स्काइप एंड एडोब रीडर जो हैं वो फ्रीवेयर लाइसेंसेस के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी और डी ऐसी तरह के कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। आप यहाँ सारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके। यहाँ GPU के बारे में और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी कुछ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है, कॉलम 1 में हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई है और कॉलम 2 में उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप सभी अच्छे से मैच करें, ये मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी सवाल में, मतलब कंप्यूटर के अलावा भी जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैच आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU आर। हमें यहाँ CPU के कंपोनेंट्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड मेमोरी। ये इसका राइट आंसर है। बट ये क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूट में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए है वो भी करेक्ट है, ये तीनों भी CPU के पार्ट हैं। और हमें क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है। हमें सिंपली दिया गया है कि CPU के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। और आप ये एग्ज़ाम भी देख सकते हैं, RSSB फॉरेस्टर का एग्ज़ाम था, तो उस क्वेश्चन पेपर में भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये हिंट नहीं दिया है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना है। हमें सिंपली पूछा गया है कि CPU के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए भी मेरे ओपिनियन में करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए के भी जो पार्ट हैं वो CPU के ही कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां असर्शन दिया गया है, इंडिया हैज़ लॉन्च द नेशनल क्वांटम टू डेवलप क्वांटम मिशन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़। इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है नेशनल क्वांटम को कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। रीज़न में दिया गया है क्वांटम कंप्यूटर यूज क्यूबिट्स विच अलाउज देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो क्यूबिट्स में परफॉर्म करते हैं या क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। जो हमारे ओल्ड जनरेशन के कंप्यूटर या करंट जनरेशन के भी हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। तो इसके लिए कंक्लूजन रहेगा ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है और रीज़न भी इसका करेक्ट है, स्पीड की वजह से ही इसको अडॉप्ट किया है या ये मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। हम किसी भी डॉक्यूमेंट में हैं और कर्सर से लेफ्ट साइड में अगर हमें डिलीट करना है, ये क्वेश्चन RSCIT के किसी फॉर्म में या एग्जाम में भी आया गया है। तो इसके लिए हमें राइट आंसर बताना है, जो कि है ऑप्शन सी, बैक स्पेस की का इस्तेमाल किया जाएगा। डिलीट का कन्फ्यूजन जो रहता है वो आप यहाँ स्क्रीन पर क्लियर कर सकते हैं। बैक स्पेस लेफ्ट के लिए, क्योंकि इसमें लेफ्ट का एरो होता है, आप एरो देक सकते हैं। और डिलीट मतलब राइट साइड के फॉन्ट्स को अगर आपको क्लियर करना है तो आप डिलीट ऑप्शन का या डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म माइनिंग इन ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज इज। क्रिप्टो करेंसीज में जो माइनिंग टर्म है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, हमें यहाँ ऑप्शंस में से बताना है। सभी ऑप्शन आप ज़रूर रीड करें। इसके लिए राइट आंसर रहेगा प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करना ही माइनिंग कहलाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर एक सिंपल डायग्राम देख सकते हैं जिसमें प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है SRAM इज़ यूज्ड इन कैश मेमोरी, DRAM इज़ फास्टर देन SRAM। यहाँ SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि DRAM फास्टर नहीं होती है, SRAM ज़्यादा फास्ट होती है DRAM से। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं सभी ऑप्शन में और चूज़ करना है कौन सा एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, MS DOS, जो कि कमांड से ऑपरेट होता था। सिंगल कमांड जाने के बाद में उसका रेस्पॉन्स आता था, फिर नेक्स्ट कमांड दी जाती थी। तो ये इस तरह से एक कमांड बेस्ड सिस्टम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंप्यूटर अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ हमें सभी ऑप्शन में स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो वीडियो पॉज करके अगेन रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा टाइम लेके आप सभी ऑप्शन को रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रैम। कहा गया है कि कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बूट लोडर प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र करता है ताकि हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो पाए और वो रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रैम के अंदर नहीं किया जाता है, वो रोम के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ना किए जा सकें। आप जस्टिफिकेशन सभी ऑप्शंस का यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताना है जो कि काफ़ी इजी है। इसके लिए राइट आंसर है MS एक्सेल, इसे ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बिट्स इन प्रोटोकॉल्स IPv4 एंड IPv6 आर रेस्पेक्टिवली। हमें ये प्रोटोकॉल दिए गए हैं IPv6 IPv4 और इसमें कितने बिट्स अवेलेबल होते हैं वो हमें बताना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, IPv4 में 32 एंड IPv6 में 128 बिट्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कहा गया है ए कुकी इज ए टेक्स्ट फाइल विच इज ट्रांसफर बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन वी ब्राउज इट। एक कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ट्रांसफ़र की जाती है उस वेबसाइट से उस वेबसाइट पर किसी ब्राउज़र के द्वारा जब हम उसे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या उसे ब्राउज़ करते हैं। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कुकीज़ हेल्प करती हैं ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड और मॉडिफाई करने के लिए। तो कंक्लूजन हमें निकालना है जिसके लिए राइट आंसर रहेगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, एक टेक्स्ट फाइल है जो ट्रांसफ़र की जाती है उस वेबसाइट पे किसी ब्राउज़र के द्वारा जब हम उसे एक्सेस करते हैं। जैसे IRCTC का एग्जांपल ले लेते हैं, वो कुकी में क्या स्टोर करेगा हमारे लॉगिन ID पासवर्ड्स या हम क्या क्या विजिट करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें कुकी में स्टोर की जाती हैं। बट कुकी कभी भी हमारा जो ब्राउज़र है, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई या एक्सटेंड नहीं कर सकता है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन का या एड ऑन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर जस्टिफिकेशन देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन आई थिंक यहीं ख़त्म होते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके विजिट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप जितना भी टाइम अपना प्रिपरेशन में दे रहे हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप वो वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें कि लाइक आप 500 1000 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की। आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें जो कि RPSC और RSBC ने पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि आपका जो लेवल है वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैच हो पाए और आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ और एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस अपनी दे पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।